जी कैफ 2 असेसमेंट 1 की डिस्कशन स्टार्ट करें जी। अच्छा, ये शायद इधर रेजिडेंट पर्सन, ये दोनों सवाल ना लेटेस्ट टाइम के सवाल थे। शायद इधर रेजिडेंट पर्सन एंड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2022। उसने टैक्स ईयर 2022 के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। ऑन 16 जुलाई ही इनहेरिटेड अ बंगला। उसने एक बंगला इनहेरिट किया है हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 50 मिलियन फ्रॉम हिज फादर ऑन हिज डेथ। तो द कॉस्ट टू द फादर वाज 40 मिलियन। आप बताएं जी, कॉस्ट टू द फादर लेंगे या फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे? क्या बताया था क्लास में? पहले कुछ और रूल था जो रिपीटर हैं, अब कॉस्ट टू द फादर लेंगे जी। बिल्कुल ताहा। ऑन 1 जनवरी ही डिसाइडेड टू सेल द बंगला फॉर 60 का बेचने का सोचा एंड रिसीव्ड अ डिपॉजिट ऑफ 6 मिलियन, और उसमें से एडवांस लिया 6। ऑन 14 फरवरी 2022 फॉरफिटेड डिपॉजिट ऑन रिफ्यूजल ऑफ जमीन। उसने इनकार कर दिया, भाई मैंने तो आपकी जमीन नहीं लेनी, जमीन ने इनकार कर दिया, मिस्टर जामिन ने। तो वो डिपॉजिट फॉरफिट हो गया। 60 मिला या 6 मिला? कितना मिलना था? 60 मिला कितना? कुछ लिख के बता दे। 6, गुड। अब जो 6 मिला है चैट में लिख के बताते हैं साथ साथ। 6 मिला है, इज माई फॉरफिटेड डिपॉजिट। ये किस साइड में जाएगा जरा जल्दी से बता दें। फॉरफिटेड डिपॉजिट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। एक्सेलेंट। ये इनकम प्रॉपर्टी में रेंट की डेफिनेशन में देख लें। अच्छा, आवाज में प्रॉब्लम है भाई, फिर आप यूट्यूब पे देख लेना, बाकी सबको तो आवाज आ रही है। ओके, नेक्स्ट आगे चलें जी। इसके बाद इसने इसको ही सोल्ड। इधर क्या था? रिसीव्ड अ डिपॉजिट, और इधर है ही सोल्ड। अब उसने सेल कर दिया। सेल करना कहाँ जाएगा? सेल द बंगला। सेल करना कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। जी वेलकम। इनकम फ्रॉम क्या? प्रॉपर्टी में। सरदार खुदा का खौफ करो। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा और एज अ सेपरेट ब्लॉक। गेन के कैसे निकलेगा? 54 माइनस 40 जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। और इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि पिछले बंदे को हमने कितना बेचने का सोचा था, ये बात हम इग्नोर करेंगे कि पिछले बंदे को कितना बेचने का सोचा था। ये पैसे तो आए नहीं ना। अच्छा, अब इसका टैक्स निकालना अलग से देखेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट। ही ओन्स अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन यकम जुलाई। ही लेट आउट। यकम जुलाई का क्या मतलब है? साल के पहले दिन। बिल्कुल। ही लेट आउट फैक्ट्री। सेपरेट ब्लॉक कैसे है? हुसैन अहमद, यार ये कहाँ से आप पढ़े और क्या कि, यार बी सीरियस भाई। ऐसी बातें अगर आप करोगे तो मैं तो फिर बस हो जाएगी मेरी। मैंने आगे क्या पढ़ाना है फिर? भाई कैपिटल गेन के आप चैप्टर में जाएं, और कैपिटल गेन के चैप्टर में जाके आप जो है वो देखें कि प्रॉपर्टी का बेचना कहाँ आता है, चाहे बंगला हो चाहे ओपन प्लॉट हो, जो मर्जी हो। तो ये आप लॉ की प्रोविजन जरा पढ़ लीजिएगा। अगेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं जी। अब वापस वहां पे आ जाते हैं। ही ओन्स अ फैक्ट्री बिल्डिंग। भाईजान फैक्ट्री बिल्डिंग इसने किराए पे दे दी है अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी। आप बता दें मंथली रेंट इसका जो है वो कितना है? 1 मिलियन। 1 मिलियन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 3.5। रिपेयर माइनस करेंगे एग्जैक्ट 3.5 या रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे? रिपेयर माइनस करेंगे या रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे? एक्सेलेंट, रिपेयर माइनस करेंगे, क्योंकि रिपेयर अलाउंस माइनस करते हैं इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में। और ये रिपेयर एक्सपेंस एग्जैक्ट अमाउंट माइनस करेंगे, क्योंकि अदर सोर्स के चैप्टर में लिखा हुआ है एनी एक्सपेंडिचर, और ये पिछले टेस्ट में भी एक दफा टेस्ट हुआ है कॉन्सेप्ट। तो 1 मिलियन को 12 से ज़रब देके 3.5 में से माइनस कर देंगे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगी। एग्रीकल्चरल लैंड है जी। लैंड का किराया एक्चुअल कितने? 4 मिलियन। फेयर मार्केट किराया कितने? 5 मिलियन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लैंड का किराया जो है रिपेयर का फिर बताइएगा सर। भाई ये रिपेयर के बारे में बात हुई थी कि अदर सोर्स के चैप्टर में रिपेयर पूरी माइनस करने की इजाजत है, और प्रॉपर्टी के चैप्टर में रिपेयर जो है अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत है 1/5। आपने से पिछले टेस्ट की डिस्कशन ली, वो अटेंड करो। अच्छा जी, पिछले से पिछले की। ही ओन्स एग्रीकल्चरल लैंड। बताएं जी, रेंट एक्चुअल ऐड होता है या फेयर मार्केट रेंट ऐड होता है? जल्दी बताएं, एक्चुअल ऐड होता है या फेयर मार्केट रेंट? जी फेयर मार्केट रेंट ऐड होता है। अगला सवाल ये है कि 4 मिलियन में प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर इनकम लूं या 5 मिलियन? 4 मिलियन या 5 मिलियन? 5 मिलियन, गुड। हायर को हम इनकम प्रॉपर्टी। लेकिन क्या ये इनकम प्रॉपर्टी में जाना है? सवाल ये है। हाँ ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन आप ये जो एग्जेम्प्ट इनकम है इसको आप एग्रीकल्चर इनकम कह के ऐड करके लेस तो करोगे, लेकिन ऐड करके लेस 5 को करोगे या 4 को? 5 को, 4 को? हायर। हायर को, 5 को। ये आप लोगों ने गलत बताया जरा। 5 को नहीं करेंगे,
5 की बजाय किसको करेंगे भाई 5 को करेंगे ना, इनकम प्रॉपर्टी का रूल है हायर ऑफ को करते हैं। अब सवाल 5 को नहीं करेंगे, किसको करेंगे कोई बताए। एक्सेलेंट, मल्टीप्लाइड बाय 6 नहीं मोहम्मद साइम। हाँ जी, ये सही बताया, 6 मंथ का लेंगे। कैसे करेंगे, 5 मिलियन इनकम है एनुअल, और हमने प्रॉपर्टी कब किराए पे चढ़ाई है, 1 जनवरी 22 को। तो 1 जनवरी 22 से 30 जून 22 तक हुए 6 महीने, और ये रेंट एनुअल है, तो 5 × 2 6/12 या 5/2, यानी साल के 2 हिस्से करने। कितने लोगों ने ये किया था, हाथ खड़ा कर दें, यस अगर ये किया था तो वाई लिख दें कि 2.5 को ऐड करके लेस किया था। जिन्होंने नहीं किया था वो एन लिख दें। ओके यार, ये करना था ना भाई, सादा सी बात थी। अच्छा, ये अब खत्म हो गया। सोल्यूशन के ऊपर एक जरा नजर मार लें। सोल्यूशन में देखें जी, हमारी ये एक इनकम आ रही है फॉरफिटेड डिपॉजिट वाली। अच्छा, ये बंगला था, इस पे रिपेयर अलाउंस निकलना था या नहीं निकलना था, बंगले पे रिपेयर अलाउंस निकलना था या नहीं निकलना था, निकलना था तो एन लिख दें। बंगले पे निकलना था, ये जो बंगला होती है ना, ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है, अली शेर खुदा का खौफ करें, बंगले पे रिपेयर अलाउंस निकलना था। हद होगी यार, ये बंगले का फॉरफिटेड डिपॉजिट है। और आप देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है उसका बंगला है या लैंड है। बंगला, बंगले का क्या मतलब है, बंगले का मतलब है कि वो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग है इसलिए नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे रिपेयर अलाउंस, भाई निकालेंगे सरदार। आप लॉजिक मुझे दो ना, लॉजिक क्या है। जो भी रिपेयर अलाउंस बना अयूब सही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरा सवाल ये है कि रिपेयर अलाउंस निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। समरी भी लिखवाई थी आपने, जी बिल्कुल समरी लिखवाई थी। ये लैंड नहीं है, ये लैंड नहीं है, ये बिल्डिंग है। बंगला बिल्डिंग होती है, और क्या होती है, बंगले से क्या मुराद है, बंगले से मुराद कोई प्लॉट है। तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर रिपेयर अलाउंस निकाल लेंगे। अच्छा जी, तो इसलिए रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। कितने लोगों ने नहीं किया था, जरा नो लिख के बता दें। यस वाले तो अब ना बताएं, जरा नो वाले नो लिख के बता दें। तो भाई खुदा का खौफ करो यार अली शेर जी। आगे चलें। नेक्स्ट, उसके बाद जी हाँ हाँ, मैं सोल्यूशन आपको दिखा रहा था, तो सोल्यूशन में आके देखें। ये प्रॉपर्टी का रिपेयर अलाउंस माइनस हो जाएगा। बंगला 54 में बेचा था 40 वाला, और ये अदर सोर्स की इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम मैंने आपको बता दी है 25 लाख। अब इसमें सेपरेट ब्लॉक इनकम्स मैंने ऐड करके लेस भी की हुई है। अच्छा, अब एक मसला और आना था आपको कि जो डिस्पोजल ऑफ बंगला है उसके ऊपर आपने रेट कौन सा लगाना था। जरा डिस्पोजल ऑफ बंगला पे मुझे रेट बता दें कौन सा लगाना था। ये भाई वो करें, आवाज कट रही है। अच्छा, थोड़ी देर से इशू आ रहा है। अच्छा, अब रिजॉल्व हो गया, जी सर। अब रिजॉल्व हो गया, शुक्रिया। अच्छा, ये जरा मुझे देख के बताएं भाई ये माइक ऑफ कर दो अपने। ये जरा मुझे देख के बताएं कि ओपन प्लॉट का रेट लगना था बंगले पे, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का रेट लगना था, या ये फ्लैट्स हैं। जी बताएं। ओपन प्लॉट जी बिल्कुल, हमीद हनीफ बिल्कुल, हामिद हनीफ, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का रेट लगना था। इस वजह से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का रेट लगना था कि ये ओपन प्लॉट भी नहीं है और ये कोई फ्लैट्स भी नहीं है। फ्लैट्स होते हैं 3 4 5 6 मंजिला इमारत, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का रेट लगना था। आवाज में अब भी मसला आ रहा है, आ रहा है तो यस लिखते, नहीं आ रहा तो नो लिखते हैं। नो लिख दिया भाई सबने। ओके आगे चलें जी, वरना आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर ले लीजिएगा जिनको इशू आ रहा है। ये ज्यादा लोगों ने नो लिखा है, इससे मैं यही कंक्लूड कर रहा हूँ, आवाज में मसला नहीं आ रहा। नेक्स्ट, अच्छा जी, नरगिस इज अ रेजिडेंट फाइलर, उसने डिस्पोज ऑफ किए हैं वेरियस एसेट्स, उसने डिस्पोज ऑफ किए हैं वेरियस एसेट्स, रेलिवेंट डिटेल्स ये हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि ये जो अनलिस्टेड कंपनी है, नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा, प्राइवेट कंपनी समझा जाएगा इसको, या पब्लिक कंपनी समझा जाएगा। जी वेल डन, प्राइवेट कंपनी समझा जाएगा। पहली बात आप लोगों ने क्लियर कर दी। लिस्टेड कंपनी को क्या समझा जाएगा, पब्लिक। अच्छा, अब अगर डिस्कशन मैंने करनी है तो सबसे पहली डिस्कशन है कि जी ये मेरा कैपिटल एसेट ही नहीं है, पर्सनल कार। पेंटिंग मेरा कैपिटल एसेट है, नॉर्मल टैक्स रिजीम। ज्वेलरी मेरा कैपिटल एसेट है, नॉर्मल टैक्स रिजीम। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, नॉर्मल टैक्स रिजीम। ये लिस्टेड कंपनी चला जाएगा सेपरेट ब्लॉक में।
अब सवाल ये है कि आपने जो कंसिडरेशन लेनी थी ना, वो मैंने आपको बताया था इनकम कैपिटल गेन का एक सवाल करते हुए कि एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में से ना आपने कंसिडरेशन इसमें ये लेनी थी, इसमें हायर आप जो मर्जी ले लें, जिस मर्जी को हाईलाइट कर लें। इसमें आपने 5 लेनी थी, इसमें आप 1.2 जिस मर्जी को हाईलाइट कर दें। और इसके अंदर जो है वो आपने 8 लेनी थी, फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन विच नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट नहीं। हामिद हनीफ बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। फेयर मार्केट वैल्यू और कैश रिसीव्ड विच एवर इज हायर। अब आपने क्या करना था, पहले आपके अनलिस्टेड कंपनी के शेयर आ रहे हैं, तो इधर आपने जो है वो गेन निकाल लेना था 3 - 2 1 का। इसके बाद लिस्टेड कंपनी का जो गेन आना था वो सेपरेट ब्लॉक था 3.5 - 2.1। इसके बाद आपने जो है वो 6 - 3.8 नहीं करना था, क्योंकि गाड़ी इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो ये लिख के आ जाना था गाड़ी इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इस सारे डेटे को आपने इग्नोर कर देना था। इसके बाद आपने 1.2 और 1.7 का डिफरेंस लेके देखना था। पेंटिंग पे क्या आ रहा है, लॉस। पेंटिंग पे क्या आ रहा है, लॉस। अलीशान मैं बताता हूँ, पेंटिंग पे लॉस आ रहा है, तो पेंटिंग ज्वेलरी वगैरह एसेट्स पे लॉस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, इसलिए आपने इस लॉस को इग्नोर करना था। और लिखाना था ऑन पेंटिंग नो लॉसेस अलाउड एज डिडक्शन। और ज्वेलरी के ऊपर हमें गेन आ रहा है। ज्वेलरी 8 मिलियन की हमने बेची है। शी रिसीव्ड द ज्वेलरी एज गिफ्ट फ्रॉम इन मदर इन लॉ। उसकी फेयर वैल्यू इतनी है। कॉस्ट टू मदर इन लॉ, कॉस्ट टू मदर इन लॉ लेंगे या फेयर वैल्यू लेंगे, कॉस्ट लेंगे, बिल्कुल हुजैल साकिब कॉस्ट लेंगे। भाई ये माइक्स ऑफ करो। तो 8 - 3.2 करके आपने गेन निकालना था ज्वेलरी के ऊपर। अच्छा जी, अब एक साहब का सवाल था कि भाईजान कैश और फेयर मार्केट वैल्यू हायर क्यों लेंगे। मैंने कहा था आपको, ये मैंने बिजनेस के चैप्टर में एक सेक्शन पढ़ाना है, सेक्शन 77। वहां मैं बताऊंगा कि शेयर्स वगैरह भी बेचें ना, या जो भी ज्वेलरी बेचें, जो भी चीज बेचें, ज्वेलरी वाला पॉइंट समझा दें। हुसैन अहमद, आपने क्लासें मिस की हैं, क्या चक्कर है। मैंने ये बताया हुआ है कि जब आप जो है वो कोई चीज बेचते हैं, तो उसकी कंसिडरेशन तो आपने लेनी होती है हायर ऑफ कैश और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। और दूसरी बात यह है कि अब इसकी कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट जिस दिन आपको मिली उस दिन की फेयर वैल्यू नहीं लेनी, बल्कि आपने कॉस्ट लेनी है जिस ट्रांसफरर ने आपको ट्रांसफर किया था, मदर इन लॉ के हाथ में कॉस्ट क्या थी वो लेनी है। अच्छा, मदर इन लॉ भाई कह रहे हैं रिलेटिव है। भाई मदर इन लॉ रिलेटिव है तो ज्वेलरी का मिलना तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ज्वेलरी का मिलना तो अदर सोर्स में नहीं जाएगा, और वो पता नहीं कब मिली थी, उसकी मैरिज कब हुई थी, ये उसने बताया नहीं। अब जो है वो सवाल ये है कि आज वो ज्वेलरी को बेच रही है, तो सज्जाद ज्वेलरी का बेचना डिस्कस हो रहा है, ज्वेलरी का मिलना डिस्कस नहीं हो रहा। शहरयार खान, अनलिस्टेड कंपनी वाले पॉइंट में क्या बताना है। तो ज्वेलरी का मिलना डिस्कस नहीं हो रहा, ज्वेलरी का बेचना डिस्कस हो रहा है। सेपरेट ब्लॉक पे भी हायर ही होगा, हर जगह हायर वाला रूल लगेगा। जब भी कैश प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों दे दी हो, तो आपने दोनों में से हायर लेना है। मोहम्मद अली शान, सिंपल सी बात है, जैसे रेंट में हम करते थे एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। तो इसी तरह जब आप कोई कैपिटल एसेट बेच रहे हो, चाहे वो सिक्योरिटीज हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे पब्लिक कंपनी के शेयर्स हो, तो उसमें आपने कैश रिसीव्ड या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेना है। ये पार्टिसिपेंट्स हाँ हैंड्स रेज ना करें, यही चैट में सवाल लिखें, हैंड्स रेज करने का क्या फायदा है, या फिर तजर्बे कर रहे हैं मीटिंग के साथ। अच्छा ओके, अब पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, सबसे पहले आपने कंप्यूट करना था कैपिटल गेन, और रीजन बतानी थी जहां गेन लॉस इग्नोर किया आपने। उसके बाद आपने टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी थी। तो अब आप देख लें सोल्यूशन कैसे चलना था। तो जी अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पर। अच्छा, गेन ऑन कंपनी शेयर्स, ये सिक्योरिटीज वाला आ गया। फिर अनलिस्टेड कंपनी वाला आ गया। गाड़ी के आगे रीजन हमने लिखी है, लिखी है आप लोगों ने रीजन लिखी है तो आर लिख के बता दें जरा। ओके गुड, वेल डन। इसके साथ रीजन लिखी है, लॉस इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन, रीजन लिखी है तो आर लिख के बता दें, इसकी भी रीजन लिखी है, गुड वेल डन। अच्छा जी, और ज्वेलरी के ऊपर गेन आ गया 8 - 3.2। अच्छा जी, ये आपकी टैक्सेबल इनकम वगैरह निकल आई। नो, इग्नोर किया, ये तो गलत है ना, इग्नोर नहीं करना, साथ रीजन भी लिखनी होती है। और टैक्स लाइबिलिटीज अब आपने निकालनी है। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी आपकी नॉर्मल रिजीम की तो नॉर्मल तरीके से निकल आएगी, वो टेंशन नहीं है। सवाल ये है कि
ठीक है अलीशान, ये भी चलेगी। अब सवाल ये है कि सिक्योरिटीज के ऊपर आपने कैसे रेट लगाना है। तो सिक्योरिटीज में आप आए और आके देखें कि सिक्योरिटी की डेट ऑफ परचेज क्या है। शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है? इसकी डेट ऑफ परचेज है 30 जून 13। क्लियर? इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है? 30 जून 13। अब अगर इसकी डेट ऑफ परचेज 30 जून 13 है तो इस पे जरा रेट हमें देखना पड़ेगा कौन सा लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज के ऊपर रेट लगता है डिपेंडिंग अपॉन द डेट जब आपने उसको बाय किया है। तो सिक्योरिटीज के ऊपर अगर आप रेट देखें तो जी ये लगेगा ये सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 30 जून 22। इसका मतलब है 30 जून 13 की खरीदी हुई है, ऑन और बिफोर 30 जून 22 खरीदी हुई है, इसलिए रेट 12.5% लगना था। चलें जी आगे। तो अब सवाल कुछ करने वाला रह नहीं गया, अब ये एक दो आसान से सवाल हैं, बस 5 मिनट लगाए इनको खत्म करें। बिस्मा has provided the information for tax year 2008. She has two agricultural lands, one in Patoki and other in France. भाई फ्रांस वाली एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगी। ड्यूरिंग द ईयर शी कल्टिवेटेड 5000 kg ऑफ मैंगो विच वाज सोल्ड टू चाइना, अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड। ये इसने फ्रांस के अंदर ग्रो किए हैं। टोटल प्रॉफिट अर्नड इज 9 लाख, ये टैक्सेबल होगा। जी अहमद शहर यार, कब अपनी डिवाइस आप लेके आ जाएं कॉलेज या फिर क्या करना है। बाकी तो अभी 70 पार्टिसिपेंट्स और हैं तो वो तो सुन रहे हैं। अच्छा आगे जी। अब यही तो लिखा है कि वो रेजिडेंट है, तो हाँ तो रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट की पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होती हैं। लेकिन अगर सवाल में ना लिखा हो तो हम एज्यूम करेंगे कि वो रेजिडेंट है। ये तो हमेशा के लिए याद रख लें, सवाल में जब भी नहीं लिखा हो हम एज्यूम करेंगे रेजिडेंट है। फ्रांस वाली हाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दें। अच्छा अब लैंड इन पत्तों की बात करें। ऑन लैंड इन पत्तों की शी ग्रू रबर ट्रीज ड्यूरिंग द ईयर शी कल्टिवेटेड 3000 kg ऑफ लेटेक्स। वो रबड़ की रॉ फॉर्म होती है ये। आउट ऑफ टोटल कल्टीवेशन 3000 में से 1800 kg ऑफ लेटेक्स वाज सोल्ड टू रबर शू फैक्ट्री। उसमें भाई मोहम्मद अली शान यार पढ़ तो लेने दो सवाल, अभी मैं वहां पहुंचा ही नहीं। आउट ऑफ टोटल कल्टीवेशन 1800 kg ऑफ लेटेक्स वाज सोल्ड टू रबर शू फैक्ट्री एट अ प्राइस ऑफ ₹70 पर kg। तो भाईजान ये तो एग्जेम्प्ट हो जानी थी इनकम। द रीजन इज कि आपने जो है वो ये इनकम इसलिए माफ कर देनी थी कि ये तो आपने उनको बेच दिया ना, सिंपल सिंपल। तो ये तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, 1800 × 70 एग्जेम्प्ट हो जानी थी। वेयर एज द रिमेनिंग क्वांटिटी 3000 और 1800 का डिफरेंस 1200 kg। 1200 kg जो है वो आपने यूटिलाइज कर ली है अपनी फैक्ट्री में, सेम रॉ फॉर्म में सेल कर दी, इसलिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा तो ड्यूरिंग द ईयर सेम रॉ फॉर्म में सेल कर दी इसलिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है हामिद हनीफ। आईफोन ये डॉट भेजने का क्या मकसद है? ड्यूरिंग द ईयर शी ऑल्सो, अच्छा नहीं पहले वेयर एज द रिमेनिंग क्वांटिटी वाज यूज्ड इन हर ओन फैक्ट्री। रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है जरा बताएं मुझे। गुड्स 1800 किलो। 1800 किलो रिमेनिंग, सॉरी 1200 किलो, 1200 किलो रिमेनिंग क्वांटिटी है, वो उसने अपनी फैक्ट्री में यूज कर ली। ड्यूरिंग द ईयर शी ऑल्सो परचेज 500 kg ऑफ लेटेक्स फॉर हर फैक्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंट सप्लायर एट मार्केट प्राइस यानी एट फेयर वैल्यू। इसका मतलब है अब उसने बाजार से भी चीजें खरीदी हैं। इसका मतलब है अपनी प्रोड्यूस फैक्ट्री में यूज नहीं कर रही, बाजार से भी चीजें ला रही है। 500 ज़रब 70 करेंगे, द रीजन इसके उसने मार्केट से मार्केट प्राइस पे चीज खरीदी है। तो 500 ज़रब 70 उसकी परचेज हो जाएगी। और बाकी जो है, अब अगर मैं इसकी तरफ आऊं, आप अगर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, अब फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग स्टॉक वॉइस इशू। और वॉइस इशू बाकियों को आ रहा है तो यस लिख दें, वरना नो लिख दें। नो 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 नो। भाई सबको वॉइस इशू नहीं आ रहा, अब आप देखो अपने चेक करो अपने एंड पे। अच्छा परचेज ओपनिंग स्टॉक परचेज प्रोड्यूस्ड। आपको पता है क्लास में मैंने सिर्फ प्रोड्यूस डलवाया था यहाँ पे, लेकिन आज वो बाहर से भी खरीद रहे हैं। अब आप देखें जरा,
ड्यूरिंग द ईयर शी परचेज 500 kg ऑफ लेटेक्स फ्रॉम फॉर हर फैक्ट्री फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सप्लायर। तो 500 तो उसने परचेज कर ली, 500 की क्वांटिटी होगी, 70 रुपए के एतबार से परचेज कर ली। अच्छा, अपनी फैक्ट्री की प्रोड्यूस की भी कितनी यहाँ लाई है, 1200। उस 1200 को भी आप फेयर वैल्यू से जरब दे देंगे। अच्छा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर अपनी ही फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस यूज कर लें अपनी जमीन से तो उसकी फेयर वैल्यू लेते हैं। जी, कोई स्टूडेंट है, उन्होंने वीडियो ऑन की हुई है, वीडियो ऑफ करें अपनी। ओके, नेक्स्ट। आगे देखें। भाई भाई आवाज बंद करें। द सेल ऑफ आर फैक्ट्री वॉज ₹3 लाख। सेल उसकी फैक्ट्री की 3 लाख है, वेयर टोटल एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल अमाउंटेड टू 15,000। सेल ऑफ आर फैक्ट्री वॉज 3 लाख। तो सेल कितनी हो जाएगी फैक्ट्री की, 3 लाख। सेल ऑफ आर फैक्ट्री वर 3 लाख, वेयर टोटल एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल अमाउंटेड टू ₹15,000। ये अदर देन रॉ मटेरियल खर्चे हैं, इनको हम एंड पे लेस करेंगे। ये रॉ मटेरियल के खर्चे नहीं है, ये एंड पे लेस करेंगे। लेस 15,000 अदर एक्सपेंसेस। स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है? मैंने सारा शो किया हुआ है जो मैं नोट कर रहा हूँ। ओके हारिस अली, शुक्रिया। नेक्स्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, एक दो बंदा बस बता दिया करें। अब जी मजे की बात आगे लिखी हुई है। 1800 लेटेस्ट एग्जाम्प्ट कैसे है भाई? उसने एज इट इज बेच दिया ना। हमने ये पढ़ा था कि जो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज इट इज बेचे वही तो एग्रीकल्चर इनकम है और वही तो माफ है। तो जो चीज़ भी आप अपनी ज़मीन पे काश्त करें और एज इट इज़ बेच दें या कोई नेसेसरी प्रोसेस लगा के बेच दें तो आपकी इनकम माफ़ है। हाँ, ऐसा प्रोसेस नहीं लगाना जो मार्केट लेके जाने के लिए ज़रूरी नहीं था और एक्स्ट्रा प्रोसेस आपने किया। अच्छा, उसके बाद अच्छा जी, आगे पढ़ें। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल फॉर ओन प्रोड्यूसेस 40,000। ये क्या है, इसको क्या करना है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल फॉर ओन प्रोड्यूस, एक्सेलेंट। इसको इग्नोर करके इसकी जगह फेयर वैल्यू लेनी है। हमने 40,000 लेना है या जो 1200 किलो जरब 70 की फेयर वैल्यू है वो लेनी है। 1200 जरब 70 कितना आ रहा है? किसी के पास कैलकुलेटर नहीं? मैं मंगवाऊं कैलकुलेटर अपना? 84,000। 84,000। तो अब बता दीजिए फेयर वैल्यू लेनी है या हमने एक्चुअल जो रॉ मटेरियल का खर्चा वगैरह सीड पेस्टिसाइड वो लेना है। यही तो क्लास में पढ़ा था कि आपने जब प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू ले ली, आप फैक्ट्री के अंदर यूज कर ली, तो फिर आपने एक्चुअल खर्चे इग्नोर करने हैं। और किताबें भी खोल के देखने लिखा है एक्चुअल खर्चे इग्नोर करने हैं। नेक्स्ट, 200 kg ऑफ लेटेक्स इज स्टिल अपीयरिंग इन स्टॉक। 200 kg स्टिल स्टॉक के अंदर नजर आ रहा है, तो 200 स्टॉक में आपने डाल देना था। अब वो 70 पे ही पड़ा होगा और किस पे पड़ा होगा? ओपनिंग स्टॉक 0 आ गया, परचेजेस निकाल लीजिएगा, प्रोड्यूस और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं था। ये सॉल्यूशन के अंदर आपको मिल जाएगा सारा, ये सारा उसी तरह कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। पाइनएप्पल एक पाकिस्तान सिटीजन है, उसने ये डेटा आपको डिस्क्लोज किया है। वो इधर क्या है? रेजिडेंट, इधर नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट जिन्होंने टेस्ट किया उनसे डिस्कशन हो रही है, जो भी सवाल पहली दफा पढ़े हैं उनसे कोई नहीं डिस्कशन हो रही। ये क्या है? 2013 में क्या है भाई? सबर तो कर जो ना यार, साईं अब तो पहुंचने तो दो वहां। एक्सेलेंट, नॉन रेजिडेंट। अच्छा जी, इसके बाद 2014 में, जी बिल्कुल, रेजिडेंट रेजिडेंट रेजिडेंट। जो बंदा मुसलसल पिछले 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, हो गए पूरे 4 साल। जो बंदा पिछले मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, वो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फौरन इनकम माफ हो जाएगी। फॉरेन इनकम माफ हो जाएगी। ये सेक्शन कौन सा था? 50 था? 51 था मेरे ख्याल से। 51 था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, हामिद हनीफ, शुक्रिया।
तो उसकी फॉरेन इनकम माफ हो जाएगी। अच्छा वैसे ये तो हो गया ना, क्या कहते हैं, हमारे लॉ की प्रोविजन होगी। अब वैसे मुझे जनरल रूल बता दें कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम क्या होती है, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम माफ होती है। ये तो आपने किस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 4 में पढ़ा था ना, चैप्टर 4 में पढ़ा था। हामिद हामिद हनीफ मजनी माफ, हाँ आपने लिख दिया माफ। तो ये चैप्टर 4 में पढ़ा था कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम माफ होती है, ये तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। और रेजिडेंट की पाकिस्तान इनकम भी टैक्सेबल है, फॉरेन भी टैक्सेबल है। पाकिस्तान इनकम भी टैक्सेबल है, फॉरेन भी टैक्सेबल है। 2016 में क्यों रेजिडेंट की टैक्सेबल इनकम पाकिस्तान फॉरेन टैक्सेबल हो रही है? हाँ अब पाकिस्तान में आ गया ना, अब खत्म हो गई ये बेनिफिट, 2 सालों में मिलना था बस। तो बस ये बेनिफिट 2 साल मिला है और 2 साल मिलकर खत्म हो गया। तो अब आपने एक हेडिंग देनी थी, पहले तो आपने टैक्सेबल इनकम निकाल देनी थी सारे सालों की बिसा के एक ही कॉलम बना के लगा देते। मैंने सोल्यूशन में एक ही कॉलम बना के डाल दी थी, गिव अप्रोप्रिएट नोट्स फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यानी अगर किसी इनकम को आप इनकम में डाल रहे हैं उसकी रीजन बता दें अंग्रेजी में लिख के, और किसी इनकम को आप इनकम में नहीं डाल रहे तो उसकी भी अंग्रेजी लिख के बता दें। अब मेरा ये मशवरा था कि आपने ना ये बता देना था कि 2008 में और 2016 में ही इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, एंड इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल चैप्टर 4 में हमने पढ़ा हुआ है पाकिस्तान एंड फॉरेन इनकम बोथ आर टैक्सेबल। ये काफी हो जाना था 2008 और 16 के लिए। 2009 से 2013 तक के लिए आपने एक रूल लिखना था कि इफ अ पर्सन इज नॉन रेजिडेंट, ये दोनों बातें चैप्टर 4 की हैं जो मैं ग्रीन और येलो में हाईलाइट कर रहा हूं। इफ अ पर्सन इज नॉन रेजिडेंट देन हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम इज टैक्सेबल ओनली। फिर उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है? सिर्फ पाकिस्तान सोर्स। ये एक जनरल रूल है जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन नंबर 11 में, कि रेजिडेंट की पाकिस्तान और फॉरेन दोनों टैक्सेबल है। हर साल का अलग अलग कर दिया, बहुत टाइम लग गया होगा। और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल है? पाकिस्तान सोर्स। भाई 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, इतनी बड़ी इंडिकेशन है, इससे बड़ी इंडिकेशन कौन सी? एवरीवन, पता नहीं वो एवरीवन ही डॉट डॉट। अब तो यार नाम लिख के डाल लाया करो, इससे क्या फायदा है मीटिंग ज्वाइन करने का, बंदा बाद में नहीं कर सकता। 50 वाली प्रोविजन लगा दी थी। पाकिस्तान में सैलरी कमाने आए साइम, खुदा का खौफ करें, कहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान में सैलरी कमाने आया है? अच्छा जी आगे चलें अब खुद ही गलती करें तो मेरा क्या कसूर है अच्छा नेक्स्ट। नहीं नहीं 2 पेज का नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना छोटा सोल्यूशन होना था। आगे चलें। और इसके बारे में आपने बताना था कि वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिमेन्स अब्रॉड, क्या है, वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉन रेजिडेंट फॉर 4 tax year preceding the year in which he became resident, then the year in which he became resident and the following year his foreign source income will be exempt। ये लाइन आपने सेक्शन 51 में लिखानी थी। अली शेर आप फिजिकल क्लास ले रहे हो या हाइब्रिड या ऑनलाइन? आप ये सवाल अगर ऑनलाइन ले रहे हो, जूम मीटिंग में मिलना, फिजिकल ले रहे हो, तो फिर आप जो है वो क्लास में ये सवाल पूछ लेना, क्लास के बाद मेरे से पूछ लेना। नो वॉइस यार, और तो कोई नहीं कह रहा। हाँ ऑल टेक्स्ट ईयर के लिए सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हमने भी ऑल टेक्स्ट ईयर के लिए सॉल्व करना है। चलें जी, अब जी सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। सॉल्यूशन में आपने बस ये अंग्रेजियां लिखनी थी। आपने एक तो आपने डब्बा बना के इनकम निकाल दी, ये नॉट चार्जेबल आप ना भी लिखते, खाली डैश भी डाल देते तो चलना था गुजारा। इसके बाद आपने 2008 और 2016 के बारे में एक ही नोट डालना था, चैप्टर 4 वाला। इधर 2016 भी मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, और 2009 और 2013 के बारे में, जब आप खामोश होते हैं तो वॉइस नहीं आती। अच्छा, तो 2009 से 2013 के बारे में आपने एक नोट डालना था, ये बंदा नॉन रेजिडेंट है इसलिए इसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है? पाकिस्तान सोर्स। और 2014 और 15 के बारे में आपने असल सेक्शन 15 वो लगा के आना था, 51 जो हमारा मेन सेक्शन था। ठीक है जी, घरों जाएं आप। आखिरी सवाल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी, वो फ्लड विक्टिम्स, वो वांट्स टू एस्टेब्लिश अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर ही इज नॉट अवेयर ऑफ कंडीशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी कंडीशंस पूरी करनी है? तो उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं, यार मैंने गप्पों के लिए कहा था लेकिन अब टाइम नहीं बचा,
मेरी की अगली जूम मीटिंग है, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने। तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी डेफिनेशन देख लें चैप्टर 5 के अंदर, वो सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया हुआ है भाई। सैलरी या अब जो भी सवाल है फिजिकल वाले फिजिकल में पूछ लें, और ऑनलाइन वाले फिर जूम मीटिंग में पूछें। हम एक बात सर, टैक्स क्रेडिट्स के बाद कौन से चैप्टर के लेक्चर कवर करें? सारे लेक्चर तरतीब से कवर, ये क्लास में पूछें सवाल, क्लास में पूछें सवाल ये। तो इंडिविजुअल नहीं, कमर जमान इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल है ना। कमर जमान तो इंडिविजुअल है, लेकिन कमर जमान ऐसा करे, कमर जमान कौन है वो छोड़ें। कमर जमान बस एक आपने नॉन प्रॉफिट इदारा बनाना है जो आपने जाके हुकूमत से अप्रूव करवाना है। ठीक है जी, ओके। अभी 1 मिनट आप लोग इधर ही रहे, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।